अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। वह महाभारत का अमर पात्र है जिसे ना तो युद्ध में कोई मार पाया और ना ही युद्ध के बाद। पौराणिक गाथाओं में जितने भी लोग चिरंजीवी हैं उन सभी के लिए यह वरदान है, सिर्फ और सिर्फ अश्वत्थामा को छोड़कर। अश्वत्थामा के लिए अमर वरदान नहीं बल्कि श्राप है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कल की 2898 एडी मूवी। तो आइए दोस्तों, आज हम इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी स्टोरी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत महाभारत के बैकड्रॉप से होती है, जहां अश्वत्थामा ने उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने का प्रयास किया था। ये सारी चीजें देखकर भगवान श्री कृष्ण उसके इस कार्य से बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और फिर सबसे पहले उन्होंने अश्वत्थामा के उनके माथे से उनकी मणि निकलवा ली। बाद में युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अश्वत्थामा को कभी न मरने का श्राप देते हैं। हालांकि श्राप के साथ वो अश्वत्थामा को प्रायश्चित करने का एक मौका भी देते हैं। श्री कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं कि हजारों साल बाद जब दुनिया के हर कोने में सिर्फ बुराई होगी, जब लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगेगा, तब भगवान के एक अवतार कल्कि का जन्म होगा। हालांकि उनका जन्म आसान नहीं होगा। वो धरती पर ना आए इसके लिए असुरी शक्तियां पूरा जोर लगाएंगी। तब तुम्हें भगवान की सुरक्षा कर अपने पाप धोने का अवसर मिलेगा। जिसके बाद कहानी 6000 साल बाद आगे बढ़कर दुनिया के आखिरी शहर काशी की तरफ पहुंचती है, जहां पर की गंगा मैया पूरी तरह से सूख चुकी है। लोग पानी के लिए तरसते हैं और गरीब लोगों के जीवन का कोई भी मूल नहीं बचा है। और इसी त्रिभुजाकार कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अलग तरह का एम्पायर है। इसका शासक सुप्रीम यास्किन है और सुप्रीम यास्किन की एक बहुत बड़ी फौज है जिससे टक्कर लेना किसी की भी बस की बात नहीं है। और कॉम्प्लेक्स में अंदर आने के लिए 1 मिलियन यूनिट की जरूरत पड़ती है। अगर कोई इतना पैसा देकर कॉम्प्लेक्स में आना चाहता है तो वो आ सकता है, जहां पर कि उन्हें सारी सुविधाएं मिलती है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए बहुत सारे बाउंटी हंटर्स भी उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए पैसे जुटाने में लगे हुए हैं, जिस वजह से वो बहुत सारे बाउंटीज का शिकार करते और काफी सारे पैसों के रूप में यूनिट्स जोड़ते। जिसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर शासक सुप्रीम यास्किन को दिखाया जाता है, जो कि अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करता है और उस एक्सपेरिमेंट के चलते कई लड़कियों की कोख से निकलने वाले सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है। इसके जरिए वो अपने लैब में कई लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुका है। काफी एक्सपेरिमेंट के बाद अभी तक उसे वो सीरम नहीं मिल पाया है जो कि उसे चाहिए है। कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी लड़कियां सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम यास्किन के लिए जिंदगी जी रही है और यहीं पर हम पहली बार सुमिति को देख पाते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स में रहती है लेकिन वो नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव होती तो उसे भी सीरम के लिए तैयार किया जाता। तो जो पॉजिटिव होती है उन्हें एक मशीन में डाला जाता है जहाँ पर कि सीरम का परीक्षण होता है। अगर वो काम का होता है तो वो लोग उसे रख लेते हैं, वरना लड़की को वो लोग एक खाई में गिराकर मार देते हैं। हालांकि वो सीरम उन्हें अभी तक मिला नहीं है और उन्होंने कई सारी लड़कियों की जान भी गंवा दी है। और फिर बाद में हम देखते हैं भैरवा को। भैरवा एक बाउंटी हंटर्स है जो कि बाउंटीज का शिकार करता है। तो जिन बाउंटीज के सर पर इनाम होता है वो उन बाउंटीज को पकड़ता है और उस इनाम को अपने नाम करता है, जिस वजह से उसका कई सारे बाउंटी से झगड़ा भी होता रहता है। और हाल ही में उन्हें 5000 बाउंटी का एक शिकार मिला है और सब चाहते हैं कि इस बाउंटी को वो पकड़े, लेकिन ये शिकार भैरवा का है और वो बाउंटी भी भैरवा का बहुत बड़ा फैन होता है, क्योंकि भैरवा अभी तक कोई भी फाइट नहीं हारा है। उसके फाइट करने का तरीका, उसके किस्से जो है वो सारी गलियों में फैले हुए हैं, क्योंकि भैरवा को भी कॉम्प्लेक्स जाना है, जिस वजह से वो पैसे जोड़ रहा है। तो बाउंटीज के ना मानने पर यहाँ पर भैरवा की फाइट जो है वो उनसे होती है। फाइट करते करते वो बाउंटीज जो है वो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन भैरवा उन सभी को मार गिराता है। भैरवा के पास बहुत सारे उल्टे सीधे गैजेट्स होते हैं जिनकी मदद से वो उन सभी को आराम से हरा देता है। और जिस तरह से आयरन मैन में जारवेस था, उसी तरह से भैरवा के पास भुज्जी है जो कि उसकी हर तरह से मदद करती है। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स में अभी भी एक्सपेरिमेंट जारी थे। उन्हें जरूरत थी एक ऐसी लड़की की जो कि प्रेग्नेंट हो जाने के 150 दिनों तक जिंदा रह सके, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अभी तक 90 दिनों तक जिंदा रहने वाली ही लड़की मिल पाई है, जिस वजह से उनका सीरम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस वजह से वो उनके काम का भी नहीं है। साथ ही हम देखते हैं कि सुमति जो है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई है। और मशीनों में चेक करने के बावजूद सुमति जो है वो हर बार नेगेटिव पाती है और सुमति चाहती है कि इस बच्चे को वो दुनिया में लेकर आए। हालांकि जो उनके पेट में है उसका कोई पिता नहीं है, ये बस सुप्रीम यास्किन का एक एक्सपेरिमेंट है
इसके बावजूद सुमति चाहती है कि इस बच्चे को वो दुनिया में लेकर आए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ इतनी हाई सिक्योरिटीज है कि वहाँ से आज तक कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बच पाया है। जिसके बाद हम भैरवा के पास रॉक्सी को देख पाते हैं जो कि उसे बहुत पसंद करती है। वो उसे पैसे लेने के लिए आती है, लेकिन हर बार की तरह भैरवा उसे पैसे नहीं देता है। भैरवा ने उससे कई सारे पैसे उधार ले रखे हैं। तो रॉक्सी यहाँ पर भैरवा को बताती है कि उसे कॉम्प्लेक्स में जॉब मिल गई है। ये सुनने के बाद भैरवा जो है वो रॉक्सी से कहने लगता है कि उसे भी कॉम्प्लेक्स जाना है, क्योंकि भैरवा ने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा है कि किसी तरह से वो भी कॉम्प्लेक्स जाए। तो रॉक्सी भी यहाँ पर भैरवा को अपने साथ ले जा लेती है, लेकिन भैरवा को सिर्फ 1 घंटे ही कॉम्प्लेक्स में जॉब करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर वो काम नहीं करता है, बल्कि कॉम्प्लेक्स में घोड़े के द्वारा घूमने लगता है, जहाँ पर कि वो बहुत ही अच्छी अच्छी जगह घूमते हैं। दोनों ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन आखिर में भैरवा जो है वो पकड़ा जाता है और उसे कॉम्प्लेक्स के बाहर फेंकवा दिया जाता है और रॉक्सी वहीं पर रह जाती है। तो उसने जो कुछ पल कॉम्प्लेक्स में बिताए हैं उन्हें देखते हुए अब भैरवा ठान लेता है कि उसे तो किसी भी हालत में कॉम्प्लेक्स जाना ही है। और वह कॉम्प्लेक्स में सुमति जो है वो पकड़ी जाती है। उसकी प्रेग्नेंट वाली बात जो है वो सुप्रीमो को पता चल जाती है और उन्हें ये बात भी मालूम चल जाती है कि वो 150 दिन से प्रेग्नेंट है। और अब उन्हें मालूम चल जाता है कि इसी लड़की से उन्हें सीरम प्राप्त होगा। तो तुरंत ही वो एक्सपेरिमेंट की सारी प्रोसेस शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि सुमति को एक मशीन में डाला जाता है। वहाँ कॉम्प्लेक्स के बाहर हम एक छोटी सी लड़की राया को देख पाते हैं, जिसके पीछे कुछ रोबोट लगे हुए थे क्योंकि वो रेबल्स के साथ काम करती है। जैसे वो एक खुफिया जगह पर आती है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जो है वो उस रोबोट को मार गिराता है और बाद में अचानक से उस बूढ़े आदमी को एक विजन आता है और राया के पास एक मणि रखी हुई थी, वो अचानक से चमकने लगती है और यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि वो पल आ गया है जिसकी उसे तलाश थी। जिसके बाद वो उस मणि को अपने सर पर लगा लेते हैं और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि यही अश्वत्थामा है, जो कि 6000 साल से अब तक जिंदा इसलिए है क्योंकि उसे कल्कि की रक्षा करनी है। और कल्कि जो है वो फिलहाल सुमति के पेट में है, जिसके पेट से सीरम निकाला जा रहा है। तो इस प्रोसेस के बीच में अचानक ही सुपरनेचुरल चीजें होने लगती है और लाइट जो है वो अचानक बंद होने लगती है और मशीन भी बंद होने लगती है और खाई के द्वारा यहाँ पर सुमति जो है वो टनल में पहुंच जाती है, जहाँ पर कि उसकी एक दोस्त उसकी मदद करती है जो कि रेबल्स के साथ काम करती है और वो यहाँ पर स्पाई के रूप में आई हुई थी। वो उसकी मदद करवाकर उसे बाहर निकालने में मदद तो करवाती है, लेकिन वो खुद मारी जाती है। शायद उस लड़की को मालूम चल गया था कि सुमति वही लड़की है जिसकी उन्हें तलाश है। ये बात जब कमांडर मानस को मालूम चलती है तो वो बौखला जाता है, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए थी, जिस वजह से वो सभी जगह ऐलान करवा देता है और 1 मिलियन यूनिट का उसके ऊपर इनाम भी रखवा देता है, जिस वजह से सारे बाउंटी हंटर्स जो है वो अलर्ट हो जाते हैं और वो अब यहाँ पर सुमति को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहीं बीरन नाम का आदमी जो है वो सुमति को लेकर संभाला जा रहा होता है। संभाला एक ऐसी जगह है जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम है। दूसरी तरफ सारे बाउंटी हंटर्स को सुमति की लोकेशन मिल चुकी थी, जिस वजह से वो सभी लोग अब उसके पीछे आने लगे थे, जिसमें कि भैरवा भी शामिल था। तो जिस ट्रक से सुमति को ले जाया जा रहा है उस ट्रक में बीरन, कायरा और अज्जू हैं और यही लोग सुमति की रक्षा बाउंटी हंटर्स से करेंगे। और यहीं पर कायरा जो है वो सुमति का नाम SUM-80 से हटाकर सुमति रखती है, जिसके बाद यहाँ पर काफी सारे बाउंटी हंटर्स आ जाते हैं, जिनसे कायरा और अज्जू और बीरन जो है वो लड़ने लगते हैं। लेकिन इस फाइट के चलते आखिर में कायरा जो है वो मारी जाती है, जिसके बाद सुमति की लोकेशन कॉम्प्लेक्स वालों को भी मालूम चल जाती है और वो एक बहुत बड़ी फौज जो है वो सुमति के पीछे भेज देते हैं और वो लोग उन्हें पकड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है अश्वत्थामा की। वो यहाँ पर आते हैं और कमांडर मानस के सारे नकाबपोश आदमियों को चुन चुन कर मारने लगते हैं। अश्वत्थामा यहाँ पर 8 फुट के होते हैं और उन सभी को बुरी तरह से मार रहे थे। तभी यहाँ पर एंट्री होती है भैरवा की। भैरवा भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के लोगों को मारने लगता है, क्योंकि उसे इतने सारे रुपए चाहिए हैं ताकि वो कॉम्प्लेक्स में जा सके। जिसके बाद सभी को मारने के बाद वो पहुंचता है सुमति के पास। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो आसानी से सुमति को कॉम्प्लेक्स के हवाले कर देगा और खुद भी कॉम्प्लेक्स में ऐश करेगा, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला था, क्योंकि तभी पीछे से अश्वत्थामा का हाथ आता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा दूर पटकते हैं। जिसके बाद भैरवा और अश्वत्थामा के बीच में जोरदार फाइट होती है, लेकिन अश्वत्थामा हर बार भैरवा के ऊपर भारी पड़ रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें इतनी जोर जोर से पटकते हैं कि भैरवा के पास कोई जवाब ही नहीं था
भैरवा के पास जरूर कुछ ना कुछ गैजेट से जिनकी मदद से वो यहाँ पर अश्वत्थामा को कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन उन सभी का उत्तर अश्वत्थामा के पास था, जिस वजह से ये फाइट जो है वो अश्वत्थामा ही जीतते हैं। और फिर यहाँ पर अश्वत्थामा वीरेन के सहित संबाला पहुंच जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि लोगों को पहले से ही मालूम है कि माँ का जन्म 6000 सालों के बाद होगा और 6000 साल हो चुके हैं और उन्हें मालूम है कि सुमति के अंदर कल्कि है और वो भगवान के अवतार के रूप में है। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी थे जो कि उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर बारिश होने लगती है, क्योंकि संबाला में लास्ट बार बारिश कब हुई थी किसी को भी नहीं मालूम है, जिस वजह से अब सभी लोग उनकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। अब संबाला में सुमति को सभी लोग माँ की तरह पूजने लगते हैं, लेकिन अभी भी सुमति को समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। यहाँ पर अश्वत्थामा जो है वो पल पल पर सुमति का ख्याल रखते हैं और हमेशा उसके साथ रहते हैं। जिसके बाद सुप्रीम यास्किन के सबसे खास आदमी वानी को देख पाते हैं, जो कि कमांडर मानस से कुछ बातें कह रहा था। वो कहता है कि हमें हाल ही में एक धनुष मिला है जो कि इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वो बता नहीं सकता। वो कहता है कि पिछली रात को कुछ सुपरनेचुरल चीजें हुई। वो कहता है कि हमने इस धनुष को कुछ दिन पहले यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन कल रात के बाद से जब इस धनुष को कोई छूता है तो वो मारा जाता है। फिर वो इंसान हो या फिर कोई मशीन हो, सभी लोग नष्ट हो जाते हैं। ये सारी चीजें सुनने के बाद कमांडर मानस समझ जाता है कि उन्हें किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए होगी, इसलिए यहाँ पर वो कुछ बाउंटी हंटर से बात करने लगते हैं। और तभी यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है भैरवा से। भैरवा यहाँ पर उनसे कहता है कि तुम उस आदमी से कभी जीत ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, और अगर उस लड़की को वापस अगर कोई लेकर आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तो यहाँ पर कमांडर मानस कहता है कि अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें अपने हाथों से कॉम्प्लेक्स तक छोड़ कर आऊँगा, जो कि भैरवा का सपना था। जिस वजह से अब भैरवा जो है वो सारी तैयारी करने में लग जाता है, लेकिन भैरवा को संबाला का रास्ता नहीं मालूम था। लेकिन भैरवा के पास एक लड़का है जो कि संबाला का है और उसे रास्ता मालूम है, जिस वजह से अब यहाँ पर भैरवा जो है वो सारी तैयारियां करने में लग जाता है। वो अलग अलग तरह के गैजेट्स बनाने लगता है, क्योंकि पिछली बार अश्वत्थामा ने उसे बुरी तरह से हराया था, जिस वजह से वो इस बार सारे पैसे जो है वो सारे गैजेट्स बनाने में ही खर्च कर देता है। और फिर उस लड़की की बदौलत वो पहुंच जाता है संबाला। वहां पहुंचने के बाद तुरंत ही उसकी मुलाकात होती है अश्वत्थामा से, जो कि पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन इस बार भैरवा भी पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि उसने एक गोरिल्ला टाइप की एक मशीन बनाई थी, जो कि अश्वत्थामा पर इस बार भारी पड़ने वाली थी। उन दोनों के बीच में यहाँ पर जोरदार फाइट होती है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से हावी थे। एक तरफ तो इनकी फाइट हो रही थी, दूसरी तरफ यहाँ पर कमांडर मानस को भी संबाला की लोकेशन मालूम चल चुकी थी। लेकिन संबाला के ऊपर एक ऐसा कवच था जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। इसके बावजूद कमांडर मानस की पूरी फौज जो है वो उनके कवच पर प्रहार करती जा रही थी। लेकिन कमांडर मानस के पास सुप्रीम यास्किन का एक ऐसा हथियार था जो कि वो उस कवच के ऊपर चला देता है, जिस वजह से वो सारा का सारा कवच जो है वो बिखर जाता है। तो वही संबाले के लीडर मरियम जो है वो सुमति को बचाने में लग जाती है। तो वही कवच टूटने के बाद अब उनके ऊपर हमला हो चुका था, जिस वजह से सारे लोग जो है वो अब संबाला के ऊपर अटैक कर चुके थे। जिसके बाद संबाला के लोग भी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर एक सॉलिड लड़ाई होती है, जिसमें सभी लोग एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे थे। अब यहाँ पर कमांडर मानस जो है वो अश्वत्थामा के ऊपर एक ऐसा गैजेट फेंकते हैं जिस वजह से अश्वत्थामा पूरी तरह से ट्रैप्ड हो जाते हैं। वो हिल भी नहीं पा रहे थे और उनकी लाठी भी गिर चुकी थी, और वो लाठी गिरकर पहुंचती है भैरवा के हाथ में। और यहाँ पर भैरवा का एक और रूप सामने आता है और वो कमांडर मानस के लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि जैसे अश्वत्थामा की लाठी भैरवा के हाथ में गई तो वो कर्ण बन चुका था, और वो लाठी दरअसल में कर्ण का हथियार था। और भैरवा के कर्ण बनने के पश्चात वो कुछ ही देर के बाद कमांडर मानस के सारे एम्पायर को खत्म कर देता है। सभी को मारने के बाद जब वो जमीन पर गिरता है तो वो फिर से भैरवा बन जाता है। और अब क्योंकि अश्वत्थामा भी पूरी तरह से ट्रैप्ड थे और यहाँ पर भैरवा तो सिर्फ और सिर्फ सुमति को लेने के लिए आया था, तो वो सुमति को अपने विशाल वाहन में बिठाकर यहाँ से ले जाने लगता है, क्योंकि भैरवा को तो कुछ याद भी नहीं है। यहाँ पर अश्वत्थामा काफी कोशिश करते हैं ये इन सब चीजों को रोकने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहते हैं।
और आखिर में भैरवा ने सुमति को अपने साथ ले गया था। आखिर में हम देखते हैं कि जब सुमति के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो वो सीरम का सिर्फ एक बूंद ही निकाल पाए थे, और जब वो उस एक बूंद को सुप्रीम यास्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सुप्रीम यास्किन जो है वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान के रूप में बदल जाता है, जिसके अंदर कई सारी बीमारियां थी, कुपोषित था, लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका था। वो कहता है कि अब अश्वत्थामा के पास किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, अब वो खुद जाएगा और उस लड़की को लेकर आएगा और उसकी पूरी सीरम भी बनाएगा, क्योंकि सुप्रीम यास्किन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गया था और अब वो पूरी तरह से तैयार भी है। तो दोस्तों, सीक्वल में क्या आने वाला है? कल की 2898 एडी इसके लिए एक प्योर बिल्डअप तैयार है। फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन आपको विश्वास दिलाती है कि यह हकीकत है। इसका लार्जर देन लाइफ सीन आपको काशी, कॉम्प्लेक्स और संबाला तक ले जाता है। कलाकारों का चयन और उनका सटीक चित्रण इस फिल्म को मस्ट वॉच बनाता है। नागहज़्बिन का कॉन्सेप्ट बेहतरीन है और इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस को जगाती है। हालांकि फिल्म का पहला भाग आपको थोड़ा निराश कर सकता है, लेकिन दूसरे भाग में आप सीट से चिपके रहने और सीटियां मारने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फिल्म के पहले फ्रेम से डायरेक्टर नागहज़्बिन ने एक दिलचस्प संसार रचा है। वर्ल्ड की सेटिंग में काशी की डिटेल्स, सारे रिसोर्स से भरपूर कॉम्प्लेक्स का हाईटेक संसार इंटरेस्टिंग लगता है। भैरव का बाउंटी हंटर्स परोसना इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन फर्स्ट हाफ में उसकी पूरी स्टोरी और कॉमेडी थोड़ा सा पकाते हैं। इसे एंजॉय करने के लिए प्रभास फैन होना अनिवार्य शर्त है। इंटरवल की तरफ आते हुए समझ आता है कि नागहज़्बिन ने असल में अपने हीरो और कहानी को सेट करने के लिए पहले ये केयरलेस और कुछ हद तक बचकाना माहौल बनाया है। साइंस फिक्शन वाले इस संसार में माइथोलॉजी के एंगल के साथ कमल हासन के आते ही माहौल बदलने लगेगा और आप चेयर पर सीधे बैठने लगेंगे। इंटरवल से ठीक पहले अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है। फिल्म का माइथोलॉजिकल एंगल यहाँ पर पीक होता है और कहानी का रहस्य पूरा गहरा हो चुका होता है। कल की फिल्म का सारा दम सेकंड हाफ में ही दिखता है। फर्स्ट हाफ में बनाए गए प्लेटफॉर्म में फिल्म की कहानी जिस तरह से ऊपर उठती है और महाभारत के युद्ध से होते हुए अभी के किरदारों को खोलती है, उसे देखते हुए सांस थाम लेने वाली फीलिंग महसूस होती है। फिल्म का क्लाइमैक्स बिल्कुल अकल्पनीय और अद्भुत है। आखिरी के आधे घंटे में आपको महाभारत की झलकियां, प्रभास के किरदार का बड़ा ट्विस्ट और कुछ बेहद शानदार कैमियो देखने को मिलते हैं। और नागहज़्बिन के मॉडर्न सिनेमा टेक्निक से जनरेटेड विजुअल के जरिए माइथोलॉजी को जिस तरह से बिल्डअप किया गया है, उसके लिए तारीफ बनती है। फर्स्ट हाफ के बीच में खींची हुई स्पीड और गैर जरूरी सीन्स में बर्बाद हुआ टाइम छोड़ दें तो कल की एक जबरदस्त इंटरटेनिंग फिल्म है। सेकंड हाफ में फिल्म ऐसी दमदार हो जाती है कि आपका ध्यान जरा सा भी नहीं भटकता है। कल की फिल्म में विजुअल तो बहुत ही इम्प्रेसिव है, लेकिन वीएफएक्स में अभी भी सुधार की थोड़ी सी गुंजाइश नजर आती है, खासकर उन हिस्सों में जहां किरदार हवा में उड़ते दिखते हैं, वहां पर थोड़ा सा लैग फील होता है। और अमिताभ बच्चन का रोल, उनके किरदार की राइटिंग और उनका खुद का शानदार काम देखकर आपको 70s और 80s की वो झलक मिलेगी जब अमिताभ बच्चन बड़े पर्दे पर राज करते थे। वैसे कल की को अगर एक्टर्स के हिसाब से देखें तो वो अमिताभ बच्चन की फिल्म ज़्यादा है और प्रभास की कम। प्रभास का किरदार आखिरी आधे घंटे में एपिक हो जाता है, हालांकि शुरू से वो अपने किरदार की राइटिंग को पूरी सिंक नहीं दे पाते। दीपिका का स्क्रीन टाइम कम है, मगर ये उनके रोल की डिमांड है। वो जब भी स्क्रीन पर होती है उनके एंड पर दमदार लगती है। कमल हासन के रोल को कैमियो कहा जा सकता है, मगर फिल्म में उनका हर मूवमेंट आपको एक टेंशन फील कराता है। उन्होंने यास्किन को एक भयानक विलेन बना दिया है। पोस्ट क्रेडिट सीन में तो उन्होंने देखकर आप सन्न रह जाएंगे। शाश्वत चटर्जी ने अपने नेगेटिव रोल में जिस ठहराव के साथ एकदम भावनात्मक शून्य एक्ट किया है, वो भी इम्प्रेसिव है। और 4 साल के जीवन काल में बनी यह फिल्म महाभारत के पात्रों से प्रेरित है और इसमें अमर योद्धा अश्वत्थामा मुख्य भूमिका में है। नागहज़्बिन और बैजंती मूवीज की हालिया रिलीज में उतार चढ़ाव है, लेकिन एक बात यह वादा कराती है कि यह एक ऐसी फिल्म है जिसका भारत हकदार है। प्रभास की मुख्य भूमिका वाली एक बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्म है। एक साइफाई फिल्म में इंडियन माइथोलॉजी को जोड़ने वाला आइडिया जबरदस्त है। हालांकि हम यह रणवीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र में देख चुके हैं। राइटर के रूप में नाग फर्स्ट हाफ को एंटरटेनिंग बनाने में असफल रहे थे। फिल्म कल्कि के विजुअल शानदार है और टेक्निकल टीम की भी मेहनत साफ झलकती है। लीड रोल में प्रभास औसत से ऊपर रहे, एक्शन सीक्वेंस में जमे लेकिन कॉमिक सीन में कमजोर रहे। दीपिका पादुकोण के पास करने को ज्यादा कुछ नहीं था और एक ही एक्सप्रेशन
के साथ वो नजर आई। अमिताभ बच्चन ने अपने रोल में प्राण फूंक दिए और उनकी एंट्री के बाद फिल्म में जान आती है। दिशा पाटनी को मात्र एक एक्शन सीक्वेंस करने को मिला। कमल हासन का रोल शानदार है और बहुत ही जबरदस्त है। शाश्वत चटर्जी अच्छे कलाकार है, लेकिन जो रोल उन्हें मिला उसमें वो फिट नहीं लगे। मृणाल ठाकुर, विजय देवरकोंडा, दुलकर सलमान जैसे कई दक्षिण भारतीय दिग्गज कलाकारों ने छोटे छोटे कैमियो किए। राम गोपाल वर्मा और एस.एस. राजमौली कैमियो में दिखाई दिए। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।